सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिंदी ग्रामर क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर संधि। और आज वापस से हम लोग रिवीजन करेंगे अपने व्यंजन संधि का। उसके बाद जो भी इसमें बचा हुआ है टॉपिक वो कवर करेंगे। मतलब आज व्यंजन संधि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और कल मीन्स फ्राइडे को अपना विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। संधि काफी दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिए। जब हम लोग की ऑफलाइन क्लास हुई थी, जब हम प्रयागराज आए हुए थे तुम्हारे पास, तब तुम्हारा जो स्वर संधि है उसका रिवीजन करवा दिए हैं। खुद से करो, बार बार जितने एग्जाम्पल्स हैं उनको ट्राई करो तो और अच्छे से क्लियर होगा। व्यंजन संधि यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ और देखते हैं व्यंजन संधि कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले आता है डेफिनीशन। क्या आती है? डेफिनीशन आती है भाई साहब। तो डेफिनीशन में बात करें अगर हम व्यंजन संधि की, किसकी बात करें? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? अगर डेफिनीशन की बात करें तो हम लिखेंगे व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब एक तरफ व्यंजन रहेगा, दूसरी तरफ तुम्हारा व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है, लेकिन फर्स्ट सीट जो है वो तुम्हारी व्यंजन की रहेगी। फर्स्ट सीट कहो या इन दोनों में से एक सीट व्यंजन की कंफर्म है और दूसरी सीट पर व्यंजन आके बैठे या फिर स्वर आके बैठे, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो संधि हो रही है, इसको हम लोग प्यार से व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईस। जगत आधा ता हुआ, जगत हलंत लग गया, इसका मतलब ये व्यंजन है। अगर सिर्फ ऐसे रहता है तो इसका मतलब इसको हम लोग स्वर की तरीके से ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसके बाद में अ आ रहा है। लेकिन ता के नीचे हलंत लग गया तो अब आ निकल गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? एक व्यंजन है। तो जगत प्लस ईस इज इक्वल टू क्या होता है? जगदीश। ठीक है, चलते हैं। पहला फर्स्ट कहता है, रिवीजन वाला ही है तुम्हारा, कि अगर तुम्हारे वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प हो, वर्ग का पहला वर्ण क्या हो? क च ट त प हो। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं तुमको। ठीक है, पहले वर्ण मतलब फर्स्ट सीट पर क च ट त प बैठे और दूसरे सीट पर इसी वर्ग का तीसरा या फिर चौथा वर्ण। चा के बाद जा और झा, टा के बाद डा या फिर ढा, ता के बाद दा या फिर धा, पा के बाद
बा या फिर भा। ठीक है, पहले सीट पर क च ट त पा बैठे, दूसरे सीट पर उसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण बैठे, तो फिर इनके अलावा का प्लस गा हो जाएगा गा में, चा प्लस जा हो जाएगा जा में, टा प्लस डा और डहा मिलके हो जाएगा ड, ये द और ये ब। ठीक है, ये बात इसमें कह रहे हैं। बात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, ध्यान रखना ये जो तीसरा या चौथा वर्ण है, बहुत ध्यान समझो, ये तीसरा और चौथा वर्ण जो है ये जरूरी नहीं कि इसी वर्ग का हो, मतलब ये तीसरा चौथा किसी भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन तीसरा और चौथा होना चाहिए। ध्यान समझो, पहली सीट पर का च टा त पा बैठेगा, दूसरा सीट पर किसी वर्ग का जो तुम्हारे 5 वर्ग हैं क च ट त पा, उसके किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण बैठेगा, तो ऐसे ही चेंजेस आएंगे। इसी में और भी रूल है कि फर्स्ट सीट पर ये क च ट त और पा बैठेगा, क्या बैठेगा, पा बैठेगा, और यहां पर तुम्हारे प्लस में कोई भी या आए, रा आए, ला आए, वा आए, तब पर भी सेम चेंज होता है। का जो होता है वो गा में बदलेगा, चा जो है वो जा में बदलेगा, ये डा में बदलेगा, ये दा में बदलेगा, ता वाला दा में बदल जाएगा और पा वाला बा में मिल जाएगा। शॉर्ट में ही समझा रहे हैं क्योंकि एक बार इसको समझा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा पहला रूल है। इसी तरीके से इसमें तीसरा जो छोटा सा रूल है, कह रहा है पहली सीट पर मान लो क च ट त पा बैठे और दूसरी सीट पर कोई भी स्वर बैठे, तब पर भी सेम चेंज होता है। का गा में चेंज होगा, चा तुम्हारा जा में, समझ रहे हो, एज इट इज चेंजेस उसमें रहेंगे। मतलब यहां पर 3 ठो रूल हैं। पहले वाले रूल में छोटे छोटे 3 रूल हैं। पहला क्या था कि का के बाद किसी भी क च ट त प फर्स्ट सीट पर बैठे और दूसरी सीट पर कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण बैठेगा, तो वो गा ज ड द बा में चेंज हो जाएगा। दूसरा इसका है कि पहली सीट पर ये क च ट त प बैठे, दूसरी सीट पर या रा ला वा कोई भी बैठे, तब पर भी सेम चेंज। तीसरे में पहली सीट पर क च ट त प बैठे, दूसरी सीट पर कोई भी स्वर बैठे, तब पर भी हमें वैसा ही चेंजेस देखने को मिलेगा। ये था हमारा पहला। दूसरा कह रहा है, दूसरा जो अपना है कि क च ट त प, इसके बाद ये तुम्हारा ना या फिर माँ आता है। ना या फिर माँ, ठीक है, ना या फिर, हालांकि नहीं यहाँ पूरा ना रहेगा, ठीक है। ता के बाद ना या फिर माँ आता है, पा के बाद ना या फिर माँ आता है, तो ये का जो है वो अंगा में चेंज हो जाएगा। का जो है वो अंगा में चेंज हो जाएगा। चा जो है वो इया में चेंज हो जाएगा। इया मतलब कि का वर्ग, अगर का जो है वो ना और माँ से जुड़ रहा है, तो परिवर्तन के रूप में जो चेंजेस हमको देखने को मिलेगा वो का जो है वो अंगा में चेंज हो जाएगा, मतलब अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। चा जो है इया में हो गया, टा जो है वो अणा में हो गया, ता जो है वो ना में हो गया, और पा जो है वो भी पा प भ मा में हो गया। ठीक है, ये अपना दूसरा रूल है। समझो बहुत ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से आप समझिए। ठीक, दूसरा रूल भी क्लियर। एग्जाम्पल वगैरह सब पढ़ा चुके हैं, तो एग्जाम्पल फिर से एक बार देख लेना। अब उसको एक एक करके हम नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल जितने भी इसमें बुक में दिए गए हैं इससे रिलेटेड देख लेना। कि पहले वर्ग में अगर पहले सीट पर क च ट त पा बैठे, दूसरी सीट पर ना या फिर माँ बैठे, तो हमें रिजल्ट के रूप में का अंगा, चा का इया, टा का अणा, ता का ना, पा का मा मिलता है। तीसरा रूल तो बहुत ही आसान है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कह रहे हैं ता के बाद अगर जा आए, ता के बाद अगर जा आए तो वो क्या होता है, जा बन जाता है। क्या बन जाता है, जा बन जाता है। ता के बाद अगर जा आए तो वो जा हो जाता है।
ता के बाद अगर डा आए तो वो डा हो जाता है। ता के बाद डा आए तो डा हो जाता है। ता के बाद ला आए तो ला हो जाता है। ठीक है, ता के बाद अगर ला आता है तो तुम्हारा ल हो जाता है। तो यही तुम्हें बताए थे कि तुम जडाला हो, ज ड ल। सेकंड सीट पर क्या है, जा ड ला। पहली सीट पर ता है। ठीक है, पहली सीट पर ता बैठेगा, दूसरी सीट पर जा डा ला बैठेगा, तो वही बन जाएगा, जा का जा, डा का डा, ला का ला। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेना, करवा चुके हैं। आता है अपना सिक्स्थ और सेवेंथ भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कह रहे हैं ता के बाद यदि शा आता है, ता के बाद अगर शा आता है तो ये आधा चा और छा में कन्वर्ट हो जाता है। ता के बाद शा आए तो आधा चा और छा, और ता के बाद अगर दा आए, ता के बाद अगर हा आए, हा, ता के बाद अगर तुम्हारा हा आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जानते हो? दाधा दा और धा में। ये आधा दा है, दूध नहीं है, इसको ऐसे मत कर देना। यहाँ पे आधा दा है, हलंत लगी है, दा और धा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 और 7 रूल है कि ता के बाद यदि शा आता है, ता के बाद अगर शा आता है तो आधा चा और छे, और ता के बाद हा आता है तो आधा दा और धा। बहुत ध्यान से समझ लो, एग्जाम्पल खुद से ट्राई करोगे, सारे एग्जाम्पल लिखोगे तुम और समझोगे उसको। ठीक है, ये तो जो लिखवा रहे हैं लिखोगे ही, इसके बाद जितने एग्जाम्पल हैं उनको इन रूल के साथ ही लिखते चलो और समझो कि कैसे ता के बाद शा आ रहा है तो आधा चा और छा बन रहा है, ता के बाद अगर हा आ रहा है तो कैसे दा और धा बन रहा है। इसको अच्छे से समझ लेना, शाम को जहां किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत हो तो उसको पूछ लेना। अपना भाई 8th आता है। 8th कहता है यदि स्वर के बाद छा वर्ण हो, यदि कोई भी स्वर हो, फर्स्ट सीट पर क्या बैठ रहा है, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर। अब आ से लेकर के ए ऐ ओ औ तक तुम्हारे स्वर होते हैं। कोई भी स्वर प्लस दूसरी सीट पर बैठ रहा है छ, क्या बैठ रहा है, छा बैठ रहा है, तो ये मिलकर के आधा चा और छा मिला देंगे। देखो, स्वर का व्यंजन के साथ संधि होती है तब पर भी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, मतलब एक सीट पर व्यंजन को बैठना है, बाकी दूसरे सीट पर कोई भी बैठ जाए। तो स्वर के बाद छा आए, स्वर के बाद छा से छतरी आए, छा से छतरी आए तो तुम्हारा आधा चा और छा बन जाएगा, आधा चा और छा बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसको, ये नया चीज है तो यहां पर डिस्कस लेते हैं। वी प्लस छेद, वी प्लस छेद। ठीक है, वी प्लस छेद क्या हो जाएगा, तो तुम्हें अभी बताए कि वी 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 पता चल रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है, तो यहां पर ई है और यहां पे छे है, ई और छे। स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन है ना, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि है। एक तरफ स्वर बैठा है कोई भी स्वर और दूसरी तरफ छा बैठा है, तो ये क्या बना देंगे, आधा चा और छे। कौन कौन संधि में नहीं गया, तो संधि में हमारे नहीं गए कौन, वा और दा और ए की मात्रा, ये संधि में नहीं गए, ये संधि में नहीं गए। अब आधा चा, सॉरी इधर ई है और इधर क्या है, इधर छा है। ठीक है ना भाई, ई और छे का हो रहा है क्या, संधि हो रही है, तो ये आधा चा और छा बनाएंगे और इधर से एक मात्रा भी लग जाएगी क्योंकि ई है, तो ई की मात्रा भी लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से चा और छा कर दिए और वहां पर मात्रा लग गई, तो विच्छेद। छोटी की मात्रा क्यों लगाए, क्योंकि ई के साथ, छोटी ई के साथ ही तो मिलन हो रहा है। ठीक है, बड़ा आ के साथ होगा तो बनाएंगे। इसके बाद है अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, तो इसका भी इसी तरीके से हो जाएगा, अनु छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। समझ गए? तो कोई भी स्वर रहेगा और प्लस व्यंजन रहेगा तो वो आधा चा और छा में बदल देगा। ये अपना 8th रूल है। अब अपना व्यंजन संधि का लास्ट जो रूल है उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद कल से विसर्ग संधि देखेंगे। लेकिन आज जितने भी एग्जाम्पल वगैरह हैं व्यंजन संधि में, इसको लिख लेना, समझ लेना, किसी भी एग्जाम्पल में दिक्कत तो पूछ लेना, कल कंप्लीट करना है अपने आप को। 9th रूल कहता है, जो तुम्हारा 9th रूल है कि माँ के बाद, माँ, ठीक है, मम्मी नहीं, माँ,
मां के बाद कोई भी वर्ण, कोई भी स्पर्श वर्ण, कोई भी स्पर्श वर्ण, कोई स्पर्श वर्ण होता है का से लेकर के का टू मां, का टू मां, का से लेकर के मां तक जो भी वर्ण होते हैं उनको हम स्पर्श वर्ण करते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारी जीभ जो होती है वो मुंह के कोई भी पार्ट को टच करती है, किसी भी पार्ट को टच करती है, इस वजह से इसको स्पर्श, टच मतलब स्पर्श। तो का से लेकर के मां तक जो वर्ण है उनको हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो कह रहे हैं मां के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आ जाए। 9th रूल है कि फर्स्ट सीट पर मां बैठे, दूसरी सीट पर कोई भी स्पर्श वर्ण। अब स्पर्श वर्ण क्या होता है, तो का से लेकर के मां तक, का से मां तक जितने भी वर्ण हैं, इसके बीच में जितने वर्ण आते हैं सब के सब स्पर्श वर्ण हैं। तो मां के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण हो जाए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कोई भी स्पर्श वर्ण का टू मां। तो अगर यहां पर क्या होता है, अगर हम यहां पर एक एग्जाम्पल लें, जैसे मां प्लस का रहे, इस तरीके से मां प्लस का रहे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो का है, का जो है ये चेंज हो जाएगा अंगा में, का जो है वो अंगा में चेंज हो जाएगा और यहां पर का लग जाएगा। बहुत ध्यान समझो। मां के बाद ये कहता है मां के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आ जाए तो उसका कैसे चेंज हो जाता है, तो जो का है वो अंगा में चेंज हो जाता है अपने ही वर्ड के 5वें लेटर में, अपने ही वर्ड के 5वें लेटर में। उसके बाद जो भी वर्ड है उसको यहां पे हम लिख देंगे। तो अंगा क। मां के बाद मान लेते हैं आ जाता है दा, मां के बाद दा आता है तो तुम्हें बताए अपने ही वर्ण दा, दा का 5वां वर्ण क्या है, तो न, और उसके बाद ये दा खुद लग जाएगा नद, ठीक है। समझो बात को। जैसे मां प्लस चा है, इस तरीके से आ रहा है कि पहले सीट पर मां बैठा है, दूसरे सीट पर का से लेकर के मां तक के बीच का कोई वर्ण बैठा है, तो ये जो चा है, ये चा है अपने 5वें वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा अपने ही वर्ग के, तो इया हो जाएगा, इया, और ये चा इसको ऐसे ही लिख देंगे, इया आधा रहेगा तो इस तरीके से इया चा बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। मां के बाद मान लेते हैं आ रहा तुम्हारा ता, क्या रहा है, मां के बाद ता आ रहा है, मां के बाद ता आ रहा है। जो ता है ये भी एक स्पर्श वर्ण है क्योंकि का से लेकर के मां तक के बीच में आ रहा है, तो ता जो है वो आधा ना में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वापस से ता लग जाएगा, ठीक है। ता जो है ना में कन्वर्ट होकर के वापस से आ जाएगा, वो भी आधा ना रहेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मां के बाद प आ रहा है तो 9th रूल कहता है कि मां के बाद यदि तुम्हारा पा आ रहा है, मां के बाद प आ रहा है तो फिर पा तुरंत अपने 5th वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, 5th वर्ण में, तो पा का मां हो जाएगा और उसके बाद इस पा को वापस लिख देंगे। इसको हम इस तरीके से आधा मां और पा भी लिख सकते हैं। तो 9th रूल सिंपल ये कहता है कि पहली सीट पर मां बैठेगा, दूसरी सीट पर कोई भी स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, का से लेकर के मां तक के बीच के जितने भी होते हैं, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, तो जो भी हम सेकंड वर्ण लिए हैं, जो भी हम सेकंड वर्ण लिए हैं वो अपने 5th वर्ण में चेंज होकर के फिर से हम उसी को लिख देंगे। दा ना हुआ और उसके बाद वापस से दा लिख दिया, चा जो है वो इया हुआ उसके बाद वापस से चा लिख दिया। तो ये है अपना 9th और लास्ट रूल व्यंजन संधि का, ठीक है भाई, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से व्यंजन संधि हम लोग 20 मिनट में रिवाइज कर लिए हैं। जो आज 2 नए रूल बताए उनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितने भी 9 रूल बताए हैं इनको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लो। उसके बाद जो एग्जाम्पल हैं उनको भी अपनी कॉपी में लिखो और देखो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आज क्लियर कर लो। अब कल व्यंजन संधि हम नहीं पढ़ाएंगे, कल इस संधि का लास्ट टॉपिक विसर्ग संधि रहेगा, जिसको कंप्लीट करके फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।